हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 14 नेचुरल रिसोर्सेज का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। इसके साथ साथ मैं आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करूंगी। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए किस तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं ये तो ठीक है, लेकिन इन आंसर्स का मतलब जो एक्सप्लेनेशन होता है कॉन्सेप्ट वाइज वो मैं आपको यहाँ समझाऊंगी ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो, सबसे पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को ले लेते हैं। पेज नंबर 193 पे जो क्वेश्चन है, हाउ इज़ अवर एटमॉस्फेयर डिफरेंट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर्स ऑन वीनस एंड मार्स। तो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसे अलग है वीनस और मार्स के एटमॉस्फेयर से। तो देखो, अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ वीनस एंड मार्स। ये दोनों प्लानिट है, वीनस पहले आता है, आपको पता है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, है ना। दिस डिफरेंस लाइज इसेंशियली देयर इन देयर कॉम्पोजिशन। अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 79% है अर्थ पे, ऑक्सीजन 20% है, एंड अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड अदर गैसेस। तो बाकी का जो है वो दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स है, अदर गैसेस भी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। दिस मेक्स द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। और इन्हीं इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन, इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन के कारण ही अर्थ पे लाइफ मतलब सर्वाइव कर सकती है। हाउएवर द एटमॉस्फेयर ऑन वीनस एंड मार्स मेनली कंसिस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वहाँ ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वहाँ तो फिर लाइफ पॉसिबल हो ही नहीं सकती। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन दीज planets can range from 95 to 97%। तो इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है अर्थ के ऊपर, तो आप समझ के चलो कि 0.03% है, उसमें इतनी हालत ख़राब है। तो फिर अगर हम लोग वीनस या मार्स पे जाने की सोचेंगे तो मर ही जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2, देखो, हाउ डज द एटमॉस्फेयर एक्ट एज अ ब्लैंकेट। एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर ब्लैंकेट की तरह कैसे बिहेव करता है। तो देखो, द एटमॉस्फेयर एक्ट्स एज अ ब्लैंकेट बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग फंक्शंस। इट कीप्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ फेयरली कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग डे टाइम एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द होल ईयर। तो एटमॉस्फेयर क्या करता है, एज अ ब्लैंकेट कवर एनवलप की तरह हमारी रक्षा करता है। ये टेम्परेचर को क्या करता है, डे टाइम के समय कांस्टेंट रखता है और सारे साल भी इसी तरीके से कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है। इट प्रिवेंट्स अ सडन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग डे टाइम। और ये क्या करता है, सनलाइट को बहुत ज़्यादा अंदर नहीं आने देता है, और इन सब के कारण क्या होता है, डे टाइम में जो टेम्परेचर बढ़ने की कोशिश होती है उसको रोकता है। इट स्लोज डाउन द एस्केप ऑफ हीट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इनटू आउटर स्पेस ड्यूरिंग नाइट टाइम। और ये जो हीट होती है वो रात के समय में सारी की सारी वापस एस्केप ना कर जाए, निकल ना जाए हीट अर्थ के मतलब एटमॉस्फेयर में से, उसका भी ध्यान रखता है। क्योंकि क्या है, सनलाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो अर्थ को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। व्हाट कॉजेज विंड्स। तो विंड मतलब बच्चों हवा होती है। किसके कारण हवा चलती है, तो देखो, एन अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस कॉजेज विंड। तो हमारे अर्थ के सरफेस पे कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे समुद्र है, कहीं पे नदी है, कहीं पे लैंड है। तो ये अनइवन जो एरियाज है इसके कारण क्या होती है, जो एयर होती है उसके फ्लो में चेंजेस आते हैं और उसी के कारण विंड पैदा होती है। ऑन बीइंग हीटेड एयर बिकम्स लाइटर एंड राइजेज अप। और ज़्यादा गर्मी के कारण फिर हवा क्या होती है, हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ जाती है। As a result, a region of low pressure is created. Then air from a high pressure region moves to a low pressure region, causing wind. फिर air क्या करती है, हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ में मूव करती है और उसी को हम क्या बोलते हैं, विंड कहते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, ये तो आप अपने लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो, वाटर साइकिल कैसे बनती है। तो देखो, ड्यूरिंग द डे टाइम ऑन बीइंग हीटेड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इवोपोरेट्स फ्रॉम various water bodies and goes into the air. A part of this water vapor also reaches the atmosphere through biological activities such as transpiration and respiration. तो हम जब भी क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं,
तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं और अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और बदले में ट्रांसपिरेशन होता है, मतलब उनके जो स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं प्लांट्स की लीव में से, वहाँ से पानी बाहर निकलता है ट्रांसपिरेशन के दौरान, और वो सब कुछ कहाँ जाता है, ऊपर जाता है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के कारण भी, और उससे क्या होता है, वेपर्स ऊपर जाकर क्लाउड फॉर्म करते हैं। दिस कॉजेज द एयर इन द एटमॉस्फेयर टू हीट अप, और इन सब के कारण जो हवा होती है एटमॉस्फेयर में, हम जब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं तो आसपास का एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है। व्हेन दिस हीटेड एयर राइजेस इट एक्सपांड्स एंड कूल्स विच रिजल्ट्स इन द कंडेंसेशन, और ये सारी की सारी हीट क्या होती है, फिर बाद में धीरे धीरे ठंडी हो जाती है, कंडेंसेशन प्रोसेस हो जाती है। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 में स्टेट्स ऑफ मैटर में आपने पढ़ रखा है, वेपराइजेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है। तो कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर जैसे ही होता है, पानी के ड्रॉपलेट्स नीचे आ जाते हैं। द प्रेजेंस ऑफ डस्ट एंड अदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन एयर ऑल्सो फेलिसिटेट्स द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। तो जो भी हवा में पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल समझ लो, तो वो सब भी क्या करते हैं, और ज़्यादा मदद करते हैं कंडेंसेशन में। द फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, और इसी वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्मेशन के कारण क्या होता है, फिर धीरे धीरे क्लाउड्स भी और ज़्यादा फॉर्म होने लगते हैं। अब देखो, लिस्ट एनी 3 ह्यूमन एक्टिविटीज दैट यू थिंक वुड लीड टू एयर पॉल्यूशन। तो हमें साफ साफ पता है एयर पॉल्यूशन ह्यूमन की कौन कौन सी एक्टिविटीज़ के कारण हो सकता है। तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, हम लोग कोल पेट्रोल जो जलाते हैं, मतलब व्हीकल्स चलाते हैं, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी चिमनी में से जो भी हार्मफुल गैसेस बाहर निकलते हैं, और डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों के काट देने से पॉल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 194 पेज पे, वाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड वाटर। तो बच्चों, ऑर्गेनिजम्स अगर वाटर नहीं लेंगे तो फिर जो भी हमारी बॉडी के अंदर सेलुलर प्रोसेसेस होती हैं वो ठीक से नहीं हो पाएंगी। तो देखो, ऑल सेलुलर प्रोसेसेस नीड वाटर एज अ मीडियम। Usually, the reactions that take place in our body or within the cells occur between substances that are dissolved in water. तो हमारे शरीर में जो भी reactions होते हैं उनके लिए water बहुत important है। ये सारे reaction water के presence में ही होते हैं। Since most of the substances are transported in dissolved form, water is necessary. तो हर एक substance जो protein होता है, कोई भी चीज़ हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह ले जानी हो तो फिर वाटर की ज़रूरत पड़ती है। वाटर, व्हाट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन द सिटी, टाउन, विलेज, जहाँ पे भी आप रहते हो, तो रिवर ही सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर का मेजर सोर्स होता है बच्चों। इसीलिए पहले के समय में भी रिवर के आसपास से जितने भी लोग थे या सिटीज़ होते हैं वो रिवर के आसपास ही डेवलप होते हैं। फिर देखो, डू यू नो ऑफ एनी एक्टिविटी विच मे बी पॉल्यूटिंग दिस वाटर सोर्स। तो हाँ, बहुत सारी एक्टिविटीज़, जैसे कि होम, लोगों के घर में से जो भी हम वेस्ट वाटर को निकालते हैं ड्रेनेज सिस्टम के द्वारा, तो वो इंडस्ट्रीज़ में से निकली हुई गंदगी, हॉस्पिटल्स में से निकली हुई गंदगी, तो ये सब हम रिवर के अंदर डालते हैं। तो ये रिवर वाटर को क्या करती है, पॉल्यूट कर देती है। पॉल्यूट मतलब अनवांटेड चीज़ें जो भी हमारे एनवायरनमेंट के साथ मिक्स होती हैं और जिसके हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, मतलब पॉल्यूशन। अब देखो 196 के इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड, किस तरीके से हमारा जो मिट्टी का टॉप लेयर होता है सॉइल, वो कैसे बना है। तो सॉइल इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स एट और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रू वेरियस फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस बाय विच फैक्टर्स सच एज सन, वाटर, विंड एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बच्चों, मिलियन ऑफ ईयर्स के समय के बाद में सॉइल फॉर्म हुआ है एक्चुअली, रॉक्स के टूट जाने के कारण, वेदरिंग प्रोसेस के कारण, पानी, हवा, फिर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जैसे कि जो भी जानवर होते हैं उनका मरने के बाद में मिक्स हो जाना मिट्टी में, प्लांट्स का मिक्स हो जाना, तो ऐसे धीरे धीरे सॉइल फिर फॉर्म होती है। तो देखते हैं कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले सन को देखते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम द रॉक्स आर हीटेड, दिस कॉजेज द रॉक्स टू एक्सपांड। पत्थर जो होते हैं वो हीट हो जाते हैं
expansion होता है. During night time these rocks cool down and contract. Since all parts of the rock do not undergo expansion and contraction at the same rate, this causes the formation of cracks in these rock. अब क्या होता है, वो ढंग से expand नहीं हो पाते, contract नहीं हो पाते, तो फिर क्या होता है repeatedly, तो उनके अंदर cracks पड़ जाते हैं. These cracks lead to the breaking up of the huge rock into smaller pieces. और बड़े बड़े rocks फिर क्या होते हैं, छोटे छोटे pieces में break down हो जाते हैं. फिर देखो water क्या होता है, water catalyzes the process of formation of soil into two ways. दो तरीके से ये मदद करता है. Water goes into the cracks and crevices formed in the rocks. When this water freezes, its volume increases. As a result, the size of the cracks also increases. This helps in the weathering of rocks. तो बच्चों क्या होता है, जो अभी अभी हमने देखा कि ये जो रॉक्स होते हैं जिनके अंदर दरारें पड़ गई होती है, क्रैक पड़ गए होते हैं, पानी उसके अंदर जाता है बारिश के द्वारा कह लो या स्ट्रीम्स झरनों के द्वारा, और फिर पानी जैसे ही ठंडा होता है वो क्या होने लगता है, जमने लगता है. मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देना चाहूँगी. आपने अक्सर देखा होगा कि आप फ्रिज में जो आइस ट्रे यानी बर्फ़ जमाने वाली जो ट्रे होती है उसके अंदर नाप कर लिमिटेड पानी भरते हो ताकि पानी फैल ना जाए, लेकिन अक्सर बर्फ़ जब जम जाती है तो आप देखते हो कि वो ट्रे से बाहर आ जाती है. तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब वाटर सॉलिड में चेंज होता है, उस स्टेट ऑफ फेस चेंज होता है उसका, तो वाटर का H2O का जो शेप होता है वो उस तरीके का होता है कि उसके सॉलिड फॉर्म में उसकी साइज़ ज़्यादा हो जाती है. तो उसी तरीके से दरारें ज़्यादा हो जाएंगी और इससे क्या होगा, जो रॉक्स हैं वो आसानी से टूट जाएंगे. तो इस तरीके से पानी क्या करता है, कैटेलाइज मतलब मदद करता है और जल्दी पहाड़ों को तोड़ने के लिए. फिर देखो, रनिंग वाटर वियर्स अवे हार्ड रॉक्स ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और ये तो आपको पता ही है, बड़े बड़े पहाड़ हो या पत्थर हो, कुछ भी हो, बहता हुआ पानी क्या करता है, उनको समय के साथ धीरे धीरे घिस देता है. वाटर मूविंग इन फास्ट स्पीड कैरीज बिग एंड स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक डाउन स्ट्रीम. तो जो भी बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उनको धीरे धीरे तोड़ तोड़ के उनके पार्टिकल्स को नीचे नीचे ले आता है पानी. दीज रॉक्स रब अगेंस्ट ईच अदर रिजल्टिंग इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स. और बड़े बड़े पहाड़ ऊपर से नीचे गिरते हैं, टूटते हैं, रॉक्स धीरे धीरे टूट कर फिर बिखरने लगते हैं. दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय रनिंग वाटर एंड डिपोजिटेड डाउन इट्स पाथ. और ये जो स्मॉल रॉक्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, ये नदियाँ या पानी क्या करता है, उसको आगे चलते चलते डिपोजिट करते जाता है, मतलब बिछाते जाता है. अब देखो विंड के बारे में देखते हैं. स्ट्रॉन्ग विंड्स कैरी अवे रॉक्स. स्ट्रॉन्ग विंड क्या करती है, रॉक्स को इधर से उधर ले जाती हैं. विच कॉजेज रबिंग ऑफ रॉक्स. दिस रिजल्ट्स इन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स. और इनके कारण ही क्या होता है, रॉक्स का टूटना होता है, ब्रेक डाउन होता है, और फिर क्या होता है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में वो धीरे धीरे सॉइल बनते जाते हैं और जमते जाते हैं. अब देखो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या हिस्सा है, क्या रोल है. सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक लाइंचेस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. लाइंचेस ऑल्सो ग्रो ऑन रॉक्स. ड्यूरिंग देयर ग्रोथ lichens release certain substances which cause the rock surface to powder down, forming a thin layer of soil. तो लाइचेंस बच्चों ये एक स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्या करती है कि रॉक के ऊपर पाउडर जैसा सब्सटेंस बना देती है, जिसके कारण रॉक पूरा का पूरा टूट के चूरा होके बिखर के बिछ जाता है. On this thin layer of soil, some small plants like moss also grow. छोटे छोटे मॉसेस इसके ऊपर उग जाते हैं. आपने अक्सर देखा होगा पहाड़ के ऊपर ग्रीन ग्रीन लेयर जम जाती है. They further cause the breaking down of the rock particles. और वो भी क्या करते हैं, आगे जाके रॉक्स को तोड़ने में मदद करते हैं. अब सॉइल इरोशन क्या है, तो स्टूडेंट्स ये आप अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ते आए हो और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो सॉइल इरोशन का मतलब होता है सॉइल जो अभी अभी हमने देखा किस तरीके से बनता है, उसका एक जगह से दूसरे जगह चले जाना. अब ये हवा के कारण जाता है, पानी के कारण जाता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण भी जाता है. तो इस सॉइल बनने में तो मिलियन ऑफ ईयर लगते हैं, लेकिन अगर एक जगह से दूसरी जगह चला गया तो बहुत नुकसान होगा. तो देखो, द ब्लोइंग अवे और वॉशिंग away of land surface by wind or water is known as soil. तो एक जगह से दूसरी जगह पर लैंड सरफेस का चले जाना उसे हम बोलते हैं सॉइल इरोशन. अब देखो किस तरीके से हम सॉइल इरोशन को रोक सकते हैं. तो भाई प्रिवेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों के कटने को हम रोकेंगे. अगर पेड़ों को नहीं काटेंगे तो पेड़ों की जो जड़ें होती हैं यानी रूट्स होते हैं वो सॉइल को क्या करते हैं, पकड़ के रखते हैं. तो ये एक तो मदद करेगा. और दूसरा प्लांटेशन ऑफ ट्री, एक तो पेड़ मत काटो और दूसरा ज़्यादा पेड़ उगाओ. तो
तो ये दो तरीके से हम सॉइल इरोशन को रोक सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स इन विच वाटर इज फाउंड ड्यूरिंग द वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल के अंदर बच्चों किस किस स्टेट में हमें पानी मिलता है, तो हमें पता है एक तो वो स्नो के फॉर्म में, आइस के फॉर्म में, वाटर साइकिल में हम देखें कभी कभी ऊपर से ओले गिरते हैं, है ना, बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े स्नो के फॉर्म में गिरते हैं, लिक्विड स्टेट में ग्राउंड वाटर होता है, रिवर का वाटर होता है, और गैसियस स्टेट में वाटर वेपर होता है। तो बड़ा ही दिलचस्प, इंटरेस्टिंग, छोटा सा आसान क्वेश्चन था। फिर देखो, नेम टू बायोलॉजिकल एक्टिविटी कंपाउंड्स दैट कंटेन बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो बच्चों कौन सी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों होते हैं, तो एक तो होता है अमीनो एसिड्स में, और एक होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए एंड आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड्स के अंदर। तो ये हमारे शरीर के अंदर ही होते हैं, कहते हैं ना डीएनए आरएनए जिससे हम लोग बने हैं, जो जेनेटिक कोड्स हैं, तो इन दोनों के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की प्रेजेंस होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, दुनिया भर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। फिर देखो, लिस्ट एनी 3 ह्यूमन एक्टिविटीज विच वुड लीड टू एन इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ऑफ एयर। तो बच्चों ऐसी कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा एयर के अंदर। तो देखो, अगर हम लोग अंधाधुन फ्यूल को जलाते रहेंगे, फिर वो चाहे लकड़ी हो गई, पेट्रोल डीजल हो गया, फिर हीटिंग प्रोसेस हो गई, कुकिंग प्रोसेस हो गई, ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से इधर उधर हम लोग व्हीकल्स लेके जा रहे हैं, और इंडस्ट्री, तो इन सब के कारण क्या होता है, हार्मफुल गैसेस निकलती हैं और फिर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। और ये टेम्परेचर बढ़ने के पीछे एक ही कारण होता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज होना। ह्यूमन इंड्यूस्ड फॉरेस्ट फायर। तो ह्यूमंस क्या करते, जंगलों में आग लगा देते हैं ताकि क्या हो जाए, पेड़ आसानी से कट जाए और वहाँ पे राख बिछ जाए, फिर क्या हो जाएगा, वो फर्टाइल लैंड हो जाएगा, वहाँ आराम से खेती करेंगे। तो इन सबसे बहुत नुकसान होता है, क्योंकि फॉरेस्ट को जब हम जलाते हैं तो लाखों के मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, रिलीज होता है। फिर देखो, द प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इंक्लूड्स द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, दिस डिक्रीजेस द अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय फॉर फोटोसिंथेसिस, इवेंचुअली द कंटेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि पेड़ों को काट देंगे तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं वो प्लांट्स लेंगे ही नहीं, वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए लेते हैं। तो इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी एटमॉस्फेयर में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, सम गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये देखो, नाइट्रस के बीच में थोड़ी सी गैप आ गई, इसको आप फिल कर लेना। नाइट्रस ऑक्साइड प्रिवेंट द एस्केप ऑफ हीट फ्रॉम द अर्थ सरफेस बाय ट्रैपिंग इट। तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन का मतलब होता है CH4, और नाइट्रस ऑक्साइड, ये ऐसी गैसेस हैं, ये क्या करती हैं, गर्मी को हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर ही नहीं निकलने देती, और इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। This increases the average temperature of the earth. This is called the greenhouse effect. और इसी के कारण हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, प्लांट्स, पेड़ पौधे जल जाते हैं, मर जाते हैं, और इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। An increase in the content of such gases would lead to a situation of global warming. और ऐसी ही गैसेस के बढ़ जाने पर ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस के नाम से जानी जाती हैं। What are the two forms of oxygen found in the atmosphere? तो ऑक्सीजन किस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में मिलता है? तो देखो, एक होता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म, मतलब जो हम नॉर्मल ऑक्सीजन कहते हैं O2, और दूसरा होता है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म। ट्राई एटॉमिक मतलब 3 ऑक्सीजन के एटम, जिसे हम O3 कहते हैं, जिसको हम ओजोन के नाम से जानते हैं। और ओजोन क्या करता है, मदद करता है हमें सनलाइट से बचाने में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इज द एटमॉस्फेयर इसेंशियल फॉर लाइफ। तो एटमॉस्फेयर नहीं होता, सबसे पहला क्वेश्चन ही हमने ये देखा था कि वीनस और मार्स पे अर्थ क्यों मतलब लाइफ क्यों पॉसिबल नहीं है, अर्थ पे क्यों पॉसिबल है, तो एटमॉस्फेयर के कारण। तो देखो, द एटमॉस्फेयर इज इसेंशियल फॉर लाइफ बिकॉज इट मेंटेन्स एन
appropriate climate for sustenance of life by carrying out the following activities। तो ज़िंदगी को जीने के लिए जो चाहिए एक्टिविटीज़ करने के लिए, तो उसके लिए एटमॉस्फेयर ज़रूरी होता है। तो देखो, एटमॉस्फेयर कीप्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ फेयरली कांस्टेंट ड्यूरिंग डे टाइम। एटमॉस्फेयर क्या करता है, दिन के वक्त पे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है। इट प्रिवेंट्स अ सडन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग डे टाइम, और एकदम से टेम्परेचर ना बढ़ जाए उसका भी ख्याल रखता है। इट ऑल्सो स्लो डाउन्स द एस्केप ऑफ हीट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ इनटू आउटर स्पेस ड्यूरिंग नाइट टाइम, और रात के समय सारा का सारा जो हीट एनर्जी है वो सारी की सारी अर्थ से बाहर ना निकल जाए, एकदम से ठंड ना बढ़ जाए, उसका भी ध्यान रखता है। तो इसीलिए एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब देखो, ये पूछ रहे क्वेश्चन, वाई इज़ वाटर एसेंशियल फॉर लाइफ। तो कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे। मोस्ट बायोलॉजिकल रिएक्शंस ऑकर व्हेन सब्सटेंसेस आर डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं वो पानी के कारण ही होते हैं, जब सब्सटेंसेस पानी में डूबे हुए। हमारे शरीर में भी हम कोई भी चीज़ खाते हैं उसके अंदर वाटर इंटेक होता ही है। Thus, all cellular processes need water as a medium to take place. Transportation of biological substances need water as a medium. तो स्टूडेंट्स, जो भी हम खाते हैं, जो भी फूड एनर्जी वगैरह एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करनी होती है, तो उसके लिए हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन सॉइल। आर ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन वाटर टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ सॉइल एज अ रिसोर्स। तो कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स सॉइल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वाटर के अंदर रहने वाले, तो क्या वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, सॉइल की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देखो, ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन सॉइल। अब चाहे वो हमारी बात कर लो, हम खाने के लिए भी सॉइल पे डिपेंडेंट है क्योंकि एग्रीकल्चर करेंगे, शेल्टर के लिए भी सॉइल पे डिपेंडेंट है। तो इसी तरीके से और कौन कौन डिपेंडेंट है, तो देखो, सम डिपेंड डायरेक्टली, कुछ लोग डायरेक्टली डिपेंड होते हैं, while some depend indirectly. Plants need soil for getting support as well as nutrients to prepare their food. On the other hand, organisms depend on plants for food and other substances that are essential for life. तो plants तो सीधे सीधे सॉइल के ऊपर डिपेंडेंट है, हम लोग भी सीधे सीधे सॉइल पे डिपेंडेंट है, क्योंकि हमारा खाना प्लांट्स ही बनाते हैं और वो निकलते हैं सॉइल से। Herbivores depend directly upon plants and carnivores depend अपॉन एनिमल्स। तो हर्बीवोर डायरेक्टली प्लांट को खाते हैं, कार्निवोर क्या करते हैं, जो प्लांट को खाते हैं उन एनिमल्स को वो खाते हैं। विच इन टर्न डिपेंड अपॉन प्लांट्स फॉर फूड। दिस मेक्स दैम डिपेंड ऑन सॉइल इनडायरेक्टली। इसलिए कार्निवोर क्या होते हैं, सॉइल पे इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं। ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन वाटर आर नॉट टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ सॉइल एज अ रिसोर्स। दीज ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन एक्वेटिक प्लांट्स फॉर फूड and other substances. These aquatic plants in turn require minerals for their sustenance. These minerals are carried to water bodies from the soil by rivers, rainwater, etc. Without the supply of minerals from the soil to the water bodies, it is impossible to imagine aquatic life. तो बच्चों, आप ये तो समझ गए कि जो लैंड के ऊपर रहते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हैं, वो तो डायरेक्टली डिपेंडेंट है, लेकिन जो पानी के अंदर रहने वाले हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो सॉइल के बिना चल सकते हैं या इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनको जीने के लिए जो भी वनस्पति चाहिए होती है, जो भी मिनरल्स चाहिए होता है एज ए फूड, वो सब नदियों से, मिट्टी के ऊपर से बह बह कर जो भी मिनरल्स पानी के अंदर आते हैं उसी की सप्लाई से वो लोग जिंदा रह पाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। You have seen weather reports on television and in newspapers. How do you think we are able to predict the weather? तो बच्चों, आप लोगों ने मौसम की जानकारी, मौसम की खबरें, वेदर रिपोर्ट, वेदर फोरकास्ट, ये सब देख रखी है, फोरकास्ट देख रखी है। तो आपको क्या लगता है ये रिपोर्ट्स कहाँ से आती है उनके पास, न्यूज़ चैनल्स के पास में? तो इसका आंसर है द मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट कलेक्ट्स डेटा ऑन द एलिमेंट्स ऑफ वेदर सच एज मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। तो जो मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, वो मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, मिनिमम ह्यूमिडिटी, रेनफॉल कितनी है, हवा की स्पीड क्या है, ये सबको वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से।
The maximum and minimum temperature of day is measured by a thermometer known as maximum minimum thermometer. Rainfall is measured by an instrument known as rain gauge. फिर wind speed is measured by एनेमोमीटर्स। तो इन सब चीज़ों से ये लोग विंड की स्पीड मेजर करते हैं, रेनफॉल कितनी हुई मेजर करते हैं। आप न्यूज़ देखते हैं आपको तुरंत रिपोर्ट मिलते हैं। देयर आर वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी, और ह्यूमिडिटी को भी ये लोग मेजर करते हैं और फिर हम लोगों तक सच्ची जानकारी पहुंचाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी नो दैट मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज लीड टू इंक्रीज लेवल्स ऑफ पॉल्यूशन ऑफ द एयर, वाटर बॉडीज एंड सॉइल. Do you think that isolating these activities to specific and limited areas would help in reducing pollution? तो स्टूडेंट्स हमें पता है ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ के कारण जिनके कारण पॉल्यूशन हो रहा है हवा में, पानी में, मिट्टी में। तो क्या इन एक्टिविटीज़ को हम बंद कर देंगे तो पॉल्यूशन कम हो जाएगा? तो बिल्कुल मतलब आसान क्वेश्चन है, हम इसको बिल्कुल हाँ कहेंगे। यस, आइसोलेटिंग ह्यूमन एक्टिविटीज टू स्पेसिफिक एरियाज वुड हेल्प इन रिड्यूसिंग लेवल ऑफ पॉल्यूशन। अगर हम पर्टिकुलरली शहर के बाहर इंडस्ट्रीज बनाएंगे तो शहर साफ रहेगा, पेड़ उगाएंगे, पेड़ों को नहीं काटेंगे तो भी क्या होगा, पॉल्यूशन का लेवल कम होगा। ज़्यादा गंदगी को हम पानी में डालेंगे ही नहीं तो भी पॉल्यूशन कम होगा। तो देखो फॉर एग्जांपल सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज इन आइसोलेटेड रीजन्स विल कंट्रोल पॉल्यूशन टू सम एक्सटेंट, फॉर पॉल्यूशन कॉज्ड बाय दीज इंडस्ट्रीज विल नॉट contaminate water resources, agriculture land, fertile land etc. तो हम जो भी पॉल्यूशन जो भी चीज़ें कर रही है उनको हम क्या करें, सिटी से बाहर ले जाएं, उनको कंट्रोल कर दें, इंडस्ट्रीज़ को भी दूर रखें। तो फिर क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर लैंड और जो गंदा पानी होता है वो इन चीज़ों को ख़राब नहीं कर पाएगा, सॉइल को, हवा में जो पॉल्यूशन छोड़ती हैं इंडस्ट्रीज़ वो भी नहीं हो पाएगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Write a note on how forest influence the quality of our air, soil and water resources. किस तरीके से जंगल हमारी हवा की क्वालिटी, सॉइल की क्वालिटी और वाटर की क्वालिटीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो देखो क्या है, सबसे पहला हमारा है पॉइंट, फॉरेस्ट बैलेंस द परसेंटेजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। फॉरेस्ट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है, इससे क्या होता है, एक अच्छा बैलेंस हो जाता है। द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज इज बैलेंस्ड बाय अ लार्जर इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमंस बाहर छोड़ते हैं वो सारे के सारे प्लांट्स ले लेते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। साइमल्टेनियसली अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज, और इस दौरान क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बाहर निकल के आती है जिसको हम ले लेते हैं, तो ये एक अच्छा खासा बैलेंस हो जाता है। फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोशन। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि फॉरेस्ट में जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, उनके रूट्स मिट्टी को पकड़ के रखते हैं जिससे सॉइल इरोशन नहीं होता है। रूट्स ऑफ प्लांट्स बाइंड द सॉइल टाइटली इन अ वे दैट द सरफेस ऑफ द सॉइल कैन नॉट बी इरोडेड अवे बाय विंड एंड वाटर। अब क्या होते हैं, प्लांट की रूट सॉइल को पकड़ के रखते हैं जिससे क्या होता है, विंड या वाटर सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह उड़ा के नहीं ले जा पाते। थर्ड पॉइंट है, फॉरेस्ट हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। और जंगल ही तो क्या करते हैं, पानी की वाटर साइकिल को अट्रैक्ट करते हैं अपने पास आने के लिए। इससे क्या होता है, इससे खूब बारिश होती है और वाटर क्या होता है, वाटर फिर से हम तक पहुंच जाता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर गोज इनटू द एयर एंड कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड। और खूब सारा पानी प्लांट्स में से ऊपर जाता है ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में, और फिर वो ठंडा होकर क्लाउड बना देता है और बारिश लेकर आता है। और इसी से फिर क्या होता है, बारिश होती है और वाटर बॉडीज जो भी नदी है, नाले हैं, वो सब फिर से रिचार्ज हो जाते हैं, उनमें पानी भर जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर नंबर 14, नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कुदरती खजाना जो भी इंसानों को, जीव जंतुओं को मिला हुआ है, इसको संभालना हमारी जिम्मेदारी है। पेड़ ना काटें, पेड़ ज़्यादा उगाएं, अपनी एनवायरनमेंट को क्लीन रखें, सराउंडिंग्स को क्लीन रखें और हेल्दी रहें। स्टूडेंट्स चैप्टर अगर समझ में आए सारे क्वेश्चंस तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर फेवरेट चैनल नॉलेज इज़ विजडम।